A very good morning to all of you. I hope all are fine in this COVID-19 lockdown. Now, let's start with the topic that is rounding off the measurement. No new topic. I think आप सब लोग इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, मैथ्स में पढ़ा भी होगा आपने जूनियर सेक्शंस में. Now, how we relate this topic to significant figures, that is our main purpose. Now let's start with the topic rounding off. Now suppose I have terms like 2.44 and 2.26. I am asking to round off these two terms to two significant figures. दोनों को आपको राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो यू नो दैट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. अब आपको इन दोनों को 2.44 और 2.26 दोनों को आपको राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक. तो आपका आंसर क्या होगा? 2.4 हेयर एंड हेयर. यहाँ पे जो ये नंबर है ये 5 से क्या है? बड़ा है, और ये 5 से क्या था? छोटा था. तो इसीलिए आपने उसको एज इट इज़ रखा, और यहाँ पे जो नंबर है वो 5 से क्या है? ज़्यादा है. तो आप पहले वाले नंबर में एक क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ये आपको पता है. अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ इफ़ आई हैव अ नंबर लाइक 2.25, 5 है अब लास्ट में. ठीक है. अब जो आपके पास नंबर है वो लास्ट में क्या है? 5. तो आप क्या करेंगे? ठीक है. तो अब सपोज करो अगर 5 के बाद मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर हम बात करेंगे. 1 लिख लेती हूँ, यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेती हूँ, यहाँ पे 2.257, यहाँ पे 2.258, 2.459 लिख लेती हूँ. अब यहाँ पे मेरा मतलब है आपको बताने का कि अगर आपके पास आपने जो नंबर है 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जिससे पहले आप क्या करते हो? एज इट इज़ रखते हो, और 5 के बाद आप एक नंबर को क्या करते हो? ऐड करते हो. अब उस 5 के बाद 1 2 3 लिखा है कुछ एक्सेप्ट 0. ठीक है. नंबर है एक्सेप्ट 0. तो आपके पास याद रखिएगा हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप पहले नंबर में एक क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे. तो यहाँ पे आएगा 2.3, यहाँ पे भी 2.3, यहाँ पे भी 2.3, यहाँ पे भी 2.3, यहाँ पे भी 2.3, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर आएगा 2.5. याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास 5 दिया है और 5 के बाद कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर क्या करोगे? ऐड करोगे. ठीक है, इन द प्रीवियस नंबर. अब इसमें आपके पास दो सिचुएशन अराइज होती है कि आपके पास या तो जब आपने लिखा 2.25, ठीक है, या तो 1 2 3 7 कुछ भी नंबर होना चाहिए. अगर सपोज करो आपके पास सिर्फ 2.25 है, ठीक है, या फिर 2.25 के बाद कोई नंबर ना हो के क्या है? 0 है. ठीक है. तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? आप देखते हो कि 5 के पहले वाला जो नंबर है वो इवन है या ऑड. अगर इवन है, 2 क्या है? इवन नंबर है. तो आप क्या करोगे? आप इसको एज इट इज 2.2, ये भी क्या आएगा? 2.2 एज इट इज ऐसा हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको सपोज करो यू आर राउंडिंग ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपके पास अगर इवन नंबर है 5 से पहले, ठीक है, और आपके पास 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है, या फिर 5 के बाद 0 है, तो अगर आपके पास उससे पहले उस 5 से पहले इवन नंबर है तो आप उसको एज इट इज़ रखोगे. अब सपोज करो आपके पास है
2.75 और 2.750। अब 5 है, 5 के बाद 0 है, लेकिन 5 से पहले अब आपके पास क्या है, ऑड नंबर। तब आपके पास एक पहले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से अभी ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगी, आपके लिए ये चीज़ नई थी, तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करके रख लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, 5 है, 5 के बाद कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0, तो आप पहले वाले में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आप इवन ऑड नहीं देखोगे, ठीक है। अब लेकिन अगर 5 के बाद आपके पास क्या है, 5 है और 5 के बाद 0 है, तो आप क्या देखोगे, पहले वाला नंबर देखोगे, ठीक है। क्लियर है। अगर 5 है और 5 के बाद 0 है तो आप उसके पहले वाला नंबर देखोगे। अगर इवन है तो एज इट इज रखोगे, अगर ऑड है तो आप उसमें क्या करोगे, एक ऐड करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देती हूं मैं आपको करने के लिए। राउंड ऑफ टू 3 significant figures. Round off to 3 significant figures. अब क्वेश्चन है पहले वाला 0.04234, पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। 2.345, 7.123, 3.1352। अब पांचवा भी लिख लेती हूँ, 23510। अब आपको इन्हें राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे पहले से, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, लेकिन आपको कितने में राउंड ऑफ करना है इसको, 3 में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, 0.0423। क्लियर। अब ये वाला देखेंगे 2.345, यहाँ पे क्या है, लास्ट नंबर 5 है और आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, यानी कि 2.3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 5 है, 5 के बाद ना कोई भी नंबर नहीं है, और साथ ही साथ तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, ये वाला, क्योंकि 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब होता है तो आपके पास वो एज इट इज रहता है। अब है 7.123, अब ये नंबर जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो सब नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7.123, अब जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है, और आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐड करना है, तक राउंड ऑफ करना है, सॉरी। तो आपके पास आ जाएगा 7.12। अब है 3.1352। अब ये देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, लेकिन उसके बाद क्या है, 5, और 5 के बाद आपके पास क्या है, 2। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप स्ट्रेट अवे इस नंबर में क्या करते हो, एक ऐड करते हो, दैट इज 3.14। अब ये अलग सा है 23510। अब आपको इसमें वैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, ठीक है। एंडिंग 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है, और एंड में भले ही है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है। 2351 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और आपको इसको 3 में राउंड ऑफ करना है, तो 235 ये हो गया। अब मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है आपको राउंड ऑफ समझाने की, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स in algebraic operations. In algebraic operations. अब इसमें लेट्स स्टार्ट अलजेब्रिक ऑपरेशंस। आपको पता है अलजेब्रा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एक रूल रहेगा और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल रहेगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फर्स्ट। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से हम शुरू करेंगे, देन वी विल गो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको करनी आती है, मेरे को पता है +1 में होगे तो आती ही होगी, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल और राउंड ऑफ का रूल किस तरह से लगाना है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सीखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सपोज 6.4 एंड मल्टीप्लाई 0.2, तो 4 I think it comes out to be 1.28 ये आया, ठीक है, ये एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करके आया। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या बोलता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप किस तरह से, वैसे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए 3, यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या बोलता है कि आपके पास, आप दोनों टर्म्स देखेंगे, देख ली दोनों टर्म्स, तो अब दोनों टर्म्स में से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें 2 है और इसमें 1, तो आपके पास जो आंसर आता है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। याद रखिएगा इस चीज को। 6.4 एंड 0.2, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 1.28, ठीक है। लेकिन जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आप दोनों टर्म्स देखेंगे और दोनों में से यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पे 1, तो आपका जो आंसर होगा उसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूल अप्लाई करने के बाद, सिर्फ 1। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये 2 है, 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ना ही ये ऐड कर सकता है इसमें, तो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे 0.21 होता तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने थे, ठीक है, और ये 8 है, ठीक है, तो 8 की वजह से 5 से बड़ा है तो पहले वाले में क्या हो जाना था, ऐड हो जाना था। लेट्स दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। अब सपोज करो 4.192 इंटू 2.02 है मेरे पास, तो आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, अप्रोक्सीमेटली ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8.46784, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो जो आपका आंसर है उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, यानी कि 8 तो होगा ही, 4 भी होगा। लेकिन जो तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, उसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है। किससे बड़ा है, 5 से 6 है ये, ठीक है। तीसरा जो नंबर है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8.47। क्या आंसर आएगा 8.47, बिकॉज आपके पास जो तीसरा नंबर है वो खुद 5 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, और इसीलिए इस नंबर में एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, जनरल है। अब सपोज करो अगर यहाँ पे 5 होता, सपोज करना अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है, और यहाँ पे 7 8 4 जो भी है, तब भी आपका रूल कौन सा लगना था, ये वाला, ठीक है, एक ऐड होना था, ठीक है। अब सपोज करो अगर यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 0 होता, तो क्या होना था, 5 के बाद 0 है, ठीक है, ठीक है, 5 के बाद 0 है, तो आपके पास क्या लगता है रूल, इवन नंबर वाला रूल, ठीक है, बात समझ आई। अब डिवाइड करके देखते हैं, ये तो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ फॉर द डिवीजन, दैट इज 36.48 डिवाइडेड बाय 12, तो जब इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 3.04,
ठीक है। अब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। तो आपका आंसर में क्या आना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, और ये क्या है? 5 से छोटा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3.0। और एक और एग्जांपल करके देखते हैं। 7500 डिवाइडेड बाय 20.83। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पे 4, ठीक है। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका डिवाइड करके जो आया वो है ये, ठीक है। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? सिर्फ 2, ठीक है। तो अब ये तो नहीं आएंगे, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 360, ठीक है। बिकॉज दिस 0 आपको पता है डेसिमल नहीं लगा है और एंड में है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें कितने हैं? 3 and 6, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आपको पता लग गया होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा कि इन, मैं लिख लेती हूँ आपके लिए रूल, इन मल्टीप्लिकेशन and division operations, in multiplication and divisions operations we retain the significant figures in the final result equal to the least number of significant figures in any of the numbers, ठीक है। यही किया हमने कि जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो आप पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसका आंसर निकाल देंगे जैसे करते हैं। उसके बाद आपके पास जो गिवन नंबर्स है उसमें किसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स है, पूरी टर्म देखनी है, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा उसमें कम वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना आपके आंसर में रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा अलग है इसे, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सबको आता होगा, ऐड और माइनस। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हैं और, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या करेंगे। 2 पॉइंट में टर्म देती हूँ 2.42 प्लस 1.32 0.2, ये मैंने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज करो मैं ऐड करती हूँ 2 2 4 4 3 7 8 9 एंड 2 3 3.94। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि आपके पास 3 नंबर्स है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि आपके पास जो नंबर्स है, ठीक है, उसमें से आप ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उतने ही जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास सबसे कम में हैं डेसिमल के बाद, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आंसर में रहेंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है? 1। तो आपका जो आंसर होगा इसके लिए वो क्या होगा? 3.9। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब उसी तरह से एक और करते हैं। 14.5 3.28 0.123। अब इसमें 3 8 9 10 5 6 7 8 9
4 3 7 1 17.903। तो अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 1 है। तो प्लस माइनस में आप क्या देखेंगे, डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। तो आपके पास सबसे कम किस में है, इसमें। तो आपका जो आंसर होगा वो भी उतने ही उसमें शिफ्ट होगा। इसका मतलब है ये आ जाएगा 17.9 ओनली। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि आप क्या करेंगे। सो लेट मी गिव यू सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। वन प्रॉब्लम, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से करोगे और उसी क्वेश्चन को आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से करोगे। तो लेकिन पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल लिख लेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या बोलता है कि हम इस रूल को कंक्लूड कर सकते हैं दैट सम और इवन सब्ट्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटीज शुड हैव द सम, क्या रूल बना, द सम ऑफ द quantities should have the same number of digits to the right of the decimal, to the right of the decimal as the measurement with the smallest number, as the measurement with the smallest number of digits to the right of the decimal, to the right of the decimal। ठीक है, जो आपको समझाने की कोशिश की, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप क्या देखते हो, पूरा नंबर देखते हो। ठीक है, जो पूरा नंबर है, सपोज करो जैसे ये है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा नंबर है, डिवाइड कर रहे हो तो पूरा नंबर देखा, सॉल्व किया, फिर देखना है आंसर के लिए कि आपके पास जो नंबर है उसमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। इसमें 2 है, ठीक है, तो आपके आंसर में भी उतने रहेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए आप क्या देखते हो, गिवन टर्म्स है उसको सॉल्व किया, ऐड किया, तो फिर जब आपने उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है तो आप क्या देखोगे कि जो आपके पास जो नंबर्स है उसमें से ऐसा नंबर चूज करोगे जिसके राइट हैंड साइड पे, यानी कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होंगे फिर। ठीक है, आई होप नाउ यू आर एबल टू डू these things. Now next topic is accuracy, precision, very simple to understand, and errors in measurements, and errors in measurements। अब किस तरह से समझेंगे हम इस टॉपिक को, ये सोचने वाली बात है। अब एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। अब सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दी एरर्स। एरर्स होता क्या है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। ठीक है, अब आपके पास जो एरर है, ठीक है, अब हम इसको किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले एरर्स। अब एरर्स जो है वो बहुत इजी है समझने के लिए। अब एरर क्या होता है आपके पास, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, गलती, ठीक है, मिस्टेक। अब फिजिक्स में एरर का क्या मतलब है, जब आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें आपके पास रीडिंग्स का ऊपर नीचे एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा आगे पीछे जाने को आप क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया आपके पास एरर। अब एरर जो आपके पास फिजिक्स में है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। ठीक है, वन इज द रैंडम एरर एंड द अदर इज द सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। बहुत इजी है समझना। ठीक है, डेफिनेशन से एरर का मतलब पता लग गया, जो आपसे गलतियां होती है। ठीक है, जब आप सपोज करो आपके पास स्केल है, आई हैव दिस पेन। ठीक है, मैं स्केल लेती हूँ, मैं इसकी लेंथ को नापना चाहूंगी। अब सपोज करो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब जब मैंने स्केल दिया, एक के पास इसकी लेंथ आई 14.5, एक के पास आई 14.6। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई? तो एक के पास 14.5 आ रही है और एक के पास 14.6। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके पास जो लेंथ है वो मैं बोलती हूँ कि वो है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, जो आप जब मैंने पेन खरीदा था तो मैं उसके बाहर कवर पे लिखा था कि लेंथ ऑफ दिस पेन इज 15 सेंटीमीटर, उसके कंपैरेटिवली एक ने जब इसको नापा उसके पास लेंथ आई 14.5, एक ने नापा उसकी लेंथ आई 14.6। तो देयर इज चेंज इन द वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो उस चीज को, उस डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। बात समझ आई? उस डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, एरर बोलोगे। यानी कि अगर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। डेफिनेशन क्या है आपके पास? डेफिनेशन है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू आपके पास कौन सी होगी? ठीक है, जो आपके पास उस पैकेट पे लेंथ लिखी है। एंड द मेजर्ड वैल्यू कौन सी होगी? जो आपका, जो आपने, जिसको आपने फ्रेंड, अपने जो फ्रेंड है उसको आपने नापने के लिए दिया कि भाई इस पेन की आप लेंथ फाइंड आउट करें। एक के पास आई 14.5, एक के पास आई 14.6। तो ये जो 14.5 और 14.6 है, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड दैट इज योर मेजर्ड वैल्यूज। तो ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू इज योर 15 centimeter and observed value is 14.5 for one and 14.6 for the other person. So इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप क्या बोलोगे, एरर बोलोगे। बात समझ आई? तो अगर मैं एरर लिखना चाहूँ, एरर इज बेसिकली ट्रू वैल्यू, अगर डेफिनेशन को मैं माइनस मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। अब ध्यान से सुनेंगे। जो सिस्टमैटिक एरर है, दीज आर द एरर्स दैट इज ड्यू टू सम नोन रीजंस। ठीक है, डेफिनेट पैटर्न की वजह से जो एरर आते हैं। ठीक है, डेफिनेट पैटर्न प्लस नोन रीजंस। ठीक है, वो रीजंस हमें पता है, उसकी वजह से जो एरर्स आते हैं उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हो, सिस्टमैटिक एरर। डेफिनेट पैटर्न प्लस नोन रीजंस की वजह से जो एरर आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ गए, पर्सनल एरर्स आ गए, नेचुरल एरर्स आ गए। ठीक है, तो मतलब उसके जैसे आपने कोई रीडिंग ली, ठीक है, तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपकी अपनी गलती की वजह से, सपोज करो रीडिंग आनी चाहिए थी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 15 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी, ठीक है, और आपकी 14.9 आ रही है, 14.8 आ रही है, तो आपसे कोई गलती हो रही है रीडिंग लेने में, तो उसकी नोन रीज़न है कि आपने एग्जैक्टली आप ढंग से नोट नहीं कर पाए, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है या वो खराब हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको पता है जब आपने वर्नियर कैलिपर लिया, वी आर गोइंग टू अपलोड वन वीडियो ऑन वर्नियर कैलिपर ऑल्सो, हाउ to find out the values, how to do the practical from vernier caliper by the end of this week. So definite pattern plus known reasons, ठीक है, तो उस वजह से जो एरर आते हैं दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, बात समझ आई? अब इन एरर्स को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आप सिस्टमैटिक एरर्स को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, we can remove these errors by taking some precautions.
ठीक है, ढंग से रीडिंग लेना। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब है लैब में तो आप उस इंस्ट्रूमेंट में उतनी वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन जो रैंडम एरर्स है दैट आर ड्यू टू अननोन रीजंस, रैंडम एरर किस वजह से है, इसका जो कॉज है दैट इज अननोन रीजंस की वजह से, अननोन रीजंस की वजह से। जो अननोन रीजंस है उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसको बोलते हैं रैंडम एरर्स। अब इस तरह के एरर्स को आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको पता नहीं है कि किस वजह से, बार बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बार बार आपके पास वैल्यू गलत आ रही है। सपोज करो आपके पास, मैं बोलती हूँ पेंडुलम देती हूँ और पेंडुलम से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब बार बार आपके पास जी की वैल्यू 9.8 नहीं आ रही है, गलत आ रही है। तो अब अननोन रीजंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या पता, आप फ्रिक्शन एयर, जब आप बॉब को एयर में स्विंग कर रहे हो तो आपने फ्रिक्शन को कंसीडर, एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो इस तरह का जो एरर है दैट इज रैंडम एरर, ठीक है। अब इस तरह के अगर एरर को अगर आपने रिमूव करना है तो आपके पास सिर्फ एक मेथड है, दैट इज टू टेक द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स। यू हैव टू डू दी टेक द वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इसमें केस में, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मस्ट बी मोर, ठीक है। तो आप उसका क्या ले लोगे, फिर मीन लेके आपके पास यू विल रीच नियर टू द रियल वैल्यू दीज। अब ठीक है, दिस इज योर रैंडम एरर जैसे, ठीक है। अब आपके पास मैं इसमें और सिस्टमैटिक एरर में आपके पास बता देती हूँ कौन कौन से एरर आप डिस्कस कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से पता लग रहा है मैंने डिस्कस किया है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपको पता है अगर आपके पास स्केल टूटी होगी दैट इज द नोन रीजन टू यू, और उस वजह से जो आपके पास एक्सपेरिमेंट में गलती आएगी दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। वर्नियर स्केल, स्क्रू गॉज, ठीक है। अब दूसरा जो है दैट इज पर्सनल एरर्स। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं करोगे तो आपके पास क्या आएगी, पर्सनल एरर्स आएगी। सपोज करो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास स्केल की रीडिंग आई, सपोज करो मेरे को कोई मेजरमेंट 9.8, अब किसी ने और एक्सपेरिमेंट किया उसके पास आई 9.7, तो ये है पर्सनल एरर्स की वजह से, ठीक है, लिमिटेशंस और केयरलेसनेस की वजह से ऑफ द ऑब्जर्वर। अब नेचुरल एरर्स क्या होंगे, एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। एक आता है सी है आपके पास नेचुरल एरर्स। अब कि आप किस पर्टिकुलर सराउंडिंग में, आप किस कंडीशन, एनवायरनमेंट की किस कंडीशन पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट कम्स अंडर नेचुरल एरर्स, ठीक है। अब डी है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, कि आप जो प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंट करने का उसको आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, इसमें जो इसकी वजह से जो गड़बड़ आ रही है, और दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर सिस्टमैटिक एरर्स, बिकॉज ऑल दीज एरर्स, जितने भी ये कैटेगरीज है, वी कैन मिनिमाइज देम, वी नो द रीजंस, तो हम इन एरर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video, and if you like, please let me know in comment section. Thank you.